हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे फेयोल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और समझेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए और उनके काम क्या हैं। और अगर उनको कोई वायलेट करता है मैनेजर तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर उसे फॉलो करेगा तो क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग फेयोल की हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, सबसे पहले जो हेनरी फेयोल थी, इनका बर्थ फ्रांस में हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1841 में। और इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली 1860 में। और इन्होंने एक इंजीनियर के तौर पे काम करना शुरू किया एक कोल माइनिंग कंपनी में। 1888 में इनको प्रमोट किया गया और इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया कंपनी का। और सबसे खास बात यह है कि जिस समय इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी उस समय इंसॉल्वेंसी की कगार पे थी, यानी कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पे थी। इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हार नहीं माने, और इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इसको उभारने की। और आप देख सकते हैं कि जब वो 30 इयर्स के बाद रिटायर हुए तो उनकी कंपनी जो थी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी थी, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। का मतलब है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कंपनी इंसॉल्वेंसी से तो बची बची, साथ में उसके पास उसने पैसा भी जनरेट कर लिया और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो इन्होंने लिखे हैं उनको अप्लाई किया वहाँ पे, और अपने एक्सपीरियंसेस से जो इन्होंने सीखा था वो सब यूज किया, और उनको यूज करके इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त करी। तो इसीलिए इनके प्रिंसिपल्स बाद में छपे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो आइए इसमें देखिए कि इनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। मेन मेन इनके कंट्रीब्यूशंस अगर हम देखें हेनरी फेयोल के, तो इनका जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने जो टेक्निकल और मैनेजमेंट जो स्किल्स थी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था उसको क्लियर कर लिया इन्होंने। कि यानी कि इन्होंने क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लिया कि टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या होती हैं। फिर इन्होंने दूसरे नंबर पे जो इनका अचीवमेंट माना गया कि इन्होंने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बताया कि सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, फिर सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो यही हमारे बुक में चैप्टर्स भी हैं। तो इन्होंने एक तरह से मैनेजमेंट के प्रोसेस बताया कि इफ़ देयर इज़ अ मैनेजर एंड ही वांट्स टू टेक अ डिसीजन, व्हाट आर द स्टेप्स विच ही विल फॉलो। तो ये इन्होंने बताया। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखो, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम 6 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे हमें फिर से ध्यान देना चाहिए कि ये गाइडलाइंस थे मैनेजर्स के लिए, कि मैनेजर्स को ये चीज़ें एक तरह से गाइड करेंगी। उन्होंने उनको दबाव नहीं है कि मैनेजर इसको फॉलो करे, लेकिन मैनेजर के लिए गाइडलाइंस हैं। मैनेजमेंट, अगर मैनेजर को अच्छा लगता है, मैनेजमेंट को अच्छा लगता है, तो इन प्रिंसिपल्स को वो यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन हम आज इनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हेनरी फेयोल की। सबसे पहला प्रिंसिपल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में, ये था डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने सबसे जो पहला प्रिंसिपल दिया दैट वाज डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से काफ़ी हद तक क्लियर हो जा रहा है, काम को बांट देना। देखिए, हेनरी फेयोल का ये मानना था कि अगर काम को बांट दिया जाए, यानी कि अगर वर्क को डिवाइड किया जाए, तो वो काम बहुत अच्छे से होगा और वो इंडिविजुअल को हम रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं। इनका ये मानना था कि अगर हम काम को किसी एक आदमी को देते हैं, हर एक काम, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम बहुत सारे होते हैं, अगर हर एक काम को बांटा जाएगा तो वो पर्सन बार बार उसी काम को करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उस इंडिविजुअल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। इन्होंने कहा कि जितना भी काम है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करना चाहिए और किसी भी एक इंडिविजुअल को नहीं देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉल टास्क और यूनिट्स, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और वन यूनिट शुड बी असाइन टू वन पर्सन। तो पूरा काम ना दे के एक उसका एक हिस्सा उसको दिया जाना चाहिए, एक इंडिविजुअल को। और खास चीज इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख के देना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, और उसके बाद उस काम को उसको देना चाहिए अगर लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कि वो काम अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि कैपेबिलिटी होगी तभी तो उस काम को अच्छे से करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, देन ओनली ही विल बी एबल टू परफॉर्म दैट जॉब। तो ये उन्होंने कहा।
उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट वर्क। और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया ही था ये बात कि उनका ये मानना था कि अगर बार बार इसी काम को कोई पर्सन करता रहेगा ना तो उसके अंदर एफिशिएंसी भी आएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल मैनेजरियल एंड स्किल जॉब शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड। उन्होंने खाली फैक्ट्री में ही अप्लाई करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला ये टेक्निकल लेवल पे भी और जहाँ पे मैनेजरियल स्किल आता है वहाँ पे भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि आप एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं कि इन बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश। एक पर्सन, आप बैंक जाते होगे तो देखा होगा आपने पक्का कि एक आदमी रहता है जो पैसे रिसीव करता है, एक पैसे देता है। या कई बार आप देखोगे बैंक में अगर एम्प्लॉयज कम होंगे तो ये दोनों काम एक ही पर्सन करते हुए देखोगे आप। इसी तरह से वन इज मेकिंग एंट्री इन द पासबुक, पासबुक में एंट्री करने वाला अलग पर्सन होता है, लोन देने के लिए अलग पर्सन अलॉटेड होता है, फिक्स डिपॉजिट एफडी कराना हो, पीपीएफ कराना हो, एनईएफटी, ये सब जो अगर कराना हो तो अलग अलग लोग बैठे होते हैं उसी बैंक में। और आप ये मत समझिएगा कि ये काम इंटरचेंज भी होता रहता है, लेकिन एक जो पर्सन जो कैपेबिलिटी जिसकी जैसी होगी, बैंक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि किसको कौन सा डिवीजन में रखा जाए। तो वो काम वो बार बार करता है तो उससे उसकी एफिशिएंसी निकल के आती है और वो काम को प्रॉपर वे में कर पाता है। और अगर कोई गलती भी होगी बैंक में तो एक आदमी के ऊपर आप रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। जैसे मान लीजिए पैसे जमा हुए, सपोज करो पूरे दिन में जमा हुए हैं 80 लाख, और पैसे जो जमा करने वाला है उसके पास 78,000 ही है, तो इसका मतलब 2,000 की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो उसने लेने में गलती करी है, किसी से पैसे उसने लिए हैं तो 2,000 कम लिए है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी के ऊपर फिक्स कर दी जाएगी। तो इससे काम स्पेशलाइज्ड तरीके से हम एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको अच्छे से दे पाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अगर आप देखो, अगर कोई इसको फॉलो करता है तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं। अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि स्पेशलाइजेशन आएगी, क्योंकि वो उस काम को बार बार करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आप देखो तो एम्प्लॉय इज, इफ द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग ओनली वन पार्ट ऑफ द जॉब देन ही विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट एंड ही विल ऑटोमेटिकली लेस वेस्टेज करेगा, नुकसान कम होगा। अब हम आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। अगर इसको कोई वायलेट करता है, सपोज करो कोई मैनेजर इसको नहीं मानता या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं फॉलो करती, तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ एफिशिएंसी। उसकी एक तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, और वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं रह जाएगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, काम कोई और करेगा और उसका क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, अगर मान लीजिए डिवीजन ऑफ वर्क होगा ना, तो जो आदमी ने काम किया होगा वही उसको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि ये काम इसका था और इसी ने किया है। लेकिन अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करोगे तो कोई काम कोई और करेगा और उसका क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आपके सामने कीवर्ड्स हैं। देखिए कीवर्ड्स का यहाँ पे रोल क्या है कि कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये कीवर्ड्स आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रहेगा तो आप अच्छा आंसर दे पाओगे। कीवर्ड्स का मतलब है कैसे इसको करें। देखिए इसको करने मैंने इसलिए इसको रखा है कि आपको ये समझा सकूं कि इसको कैसे हम एप्लीकेशन बेस्ड में यूज़ करेंगे। अब जैसे अगर क्वेश्चन में आता है डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया है तो ये प्रिंसिपल्स, ये डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है तो ये डिवीजन ऑफ वर्क है। एलोकेशन ऑफ वर्क, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर एलोकेट किया गया वर्क तो ये डिवीजन ऑफ वर्क है। फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक का जो अगर लगता है कि ये उसके लिए एक नींव तैयार करेगा, बेस तैयार करेगा, तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। और ये डेलीगेशन कंसेप्ट को भी एक नींव देता है। डेलीगेशन कंसेप्ट क्या होता है, जहां हम काम दूसरों को दे सकते हैं। तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो जो टॉप लेवल है वो आसानी से काम एलोकेट कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अलग अलग उसने डिपार्टमेंट बनाया है और हर एक डिपार्टमेंट को काम वो दे सकता है। जैसे मान लो सेल्स से रिलेटेड देना है तो सेल्स डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड देना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। तो ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये ऊपर से लिए गए हैं और ये आपको एक बार अगर आप देखो इनको तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। तो जब भी आप एप्लीकेशन बेस्ड सॉल्व करोगे तो इन कीवर्ड्स को आप रेफर कर सकते हो और आपको हैबिट हो जाएगी अच्छा करने की, और एक बार में आप करेक्ट आंसर दोगे। अब आ जाते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल अगर आप देखो तो ये है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
नाम से क्लियर है। देखो अथॉरिटी मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, यानी कि जिम्मेवारी। तो आप देख सकते हो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब इन टाइम। तो फेयोल ने क्या कहा? फेयोल ने ये कहा कि ये जो दोनों काम है ना, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है। अब इसको कैसे समझें? जैसे अगर मान लीजिए अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, अगर हम किसी को पावर ज़्यादा दे देंगे और उसको जिम्मेवारी नहीं देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप देखते होगे आईएएस ऑफिसर्स के पास पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी भी, अथॉरिटी ज़्यादा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसीलिए आप देखोगे कि दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जैसे ही अगर बैलेंस गण में गड़बड़ हुई तो फिर वो अपने पावर का ना गलत इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे दोनों को एक बराबर पावर भी दी जाती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बताना चाहूँगा कि जैसे आईएएस ऑफिसर जो जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे मेन पर्सन होता है, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर उसके ज़िले में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, और कोई एक तरह से मान लो कोई सभा है और बहुत सारे पब्लिक को कुछ बताना चाहते हैं, या वहाँ पे किसी भी वजह से आना है उनको, तो ऐसे में वो वहाँ का जो आईएएस ऑफिसर होता है, जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है, उससे परमिशन ली जाती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के थ्रू। अगर वो मना कर देता है, अगर वो कहता है कि नहीं मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, तो उनको फिर वो आ नहीं सकते। तो सबसे पहले इसी तरह से, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि उसके पास अथॉरिटी दी गई है, वो मना कर सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को मना कर सकता है कि लुक आई एम नॉट हैविंग दैट मच ऑफ पीपल एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ मीटिंग्स। देयरफॉर वो यूं कहता है कि कुछ टाइम भी मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने पावर दी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा। अब वो रेस्पॉन्सिबल है, उसको पता है कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होगी तो उसको मैनेज मुझे ही करना है, तो इसीलिए उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर भी दी गई है कि अगर उसको डिज़ायरेबल नहीं लगता है तो वो मना कर सकता है, कुछ टाइम मांग सकता है, बोरो कर सकता है। तो इसीलिए आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज और अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश। देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया काफ़ी हद तक वैसे ही, कि अगर मान लो एक मैनेजर है और वो कोई काम कहता है अपने सबॉर्डिनेट को और उसका सबॉर्डिनेट जानबूझ के उसको ओबे नहीं करता, या फिर उसको पता है कि कर सकता है लेकिन उसने किया नहीं, तो मैनेजर के पास पावर होना चाहिए उसको पनिशमेंट देने का। ठीक है, जिससे कि वो उसको पनिश कर सके। और पनिशमेंट भी जो है काफ़ी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरह से लेजिटिमेट पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर ऐसा होगा तो काम अच्छे से होगा, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इन दोनों में से अगर कोई ज़्यादा हो गई या कोई कम हो गई तो फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी अपने काम को कंप्लीट करने में। ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहा है इफ़ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 वीक, एक हफ्ते में उसको बोला गया है कि इतना काम करो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। किस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है? रॉ मटेरियल वो खरीद नहीं सकता, और उसके जो उसका स्टोर हाउस है वहाँ पे रॉ मटेरियल है नहीं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या वो काम कंप्लीट कर पाएगा? आंसर है नहीं, नहीं कर पाएगा वो। तो क्या वर्कर के ऊपर ब्लेम किया जाना चाहिए? द वर्कर के नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द टाइम बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने खाली उसको जिम्मेवारी दी, आपने अथॉरिटी तो दिया ही नहीं। वो रॉ मटेरियल तो खरीद पाने के लिए था ही नहीं उसके पास अथॉरिटी, तो वो काम कैसे पूरा करता? तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि अगर एक चीज़ होगी और दूसरी चीज़ नहीं होगी, बैलेंस अगर नहीं होगा तो कोई भी पर्सन काम ढंग से नहीं कर पाएगा, और ऐसे में मैनेजर को उसको पनिश भी करने की कोई सही मतलब एक तरह से लीगल राइट नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर इसको कोई फॉलो करेगा तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। देखिए अगर कोई इसको फॉलो करता है तो नो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, तो इसको अथॉरिटी को मिस यूज़ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का बैलेंस अच्छा होगा
तो उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, तो अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा ये है कि हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट डिले, अपनी जो जिम्मेवारी है उससे भागेगा नहीं और उसको काम को करके दिखा देगा। लेकिन अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? काम में देरी हो सकती है, काम समय पे पूरा नहीं होगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। और दूसरा चीज़ है कि वो अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देगा एक्सेस अथॉरिटी होने की वजह से। और तीसरा ये है कि ओवर बर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दिया तो ओवर बर्डन हो जाएगा, उसको दिक्कत आने लगेगी काम को कंप्लीट करने में टाइमली। अब इसके कीवर्ड्स आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया उसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं कुछ कि मैच नहीं करेगा, पैरिटी और इक्वालिटी नहीं होगी, इनके बीच में बैलेंस का होना जरूरी है, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी, कितना कितना काम दिया गया है उसको पावर दी गई है, और गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो एट द टाइम ऑफ गिविंग द और सॉल्विंग केस स्टडी क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल्स पे। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। ये एकदम आसान प्रिंसिपल है, अगर हम इसको हम भी फॉलो करते हैं स्कूल लेवल में। आप देखो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स में भी फॉलो होते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क भी आप देखो, सब टीचर्स को काम बांटा गया है, कोई अलग अलग अपना सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जिसमें हाईली क्वालिफाइड है वही सब्जेक्ट उनको दिया जाता है और उसी सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ाएंगे तभी इफेक्टिव रहेंगे। दूसरा था, आप देखो डिवीजन ऑफ वर्क तो हो ही गया हमारा। अब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी देखो, अथॉरिटी अगर किसी को दी गई है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दी गई है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो स्कूल्स में, अगर आप लेना चाहो तो प्रिंसिपल के ऊपर देख सकते हो आप कि वो उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वही रेस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं। फिर आता है डिसिप्लिन, जो अभी हम पढ़ेंगे। डिसिप्लिन में आप देखो डिसिप्लिन क्या है, आपको एक बार हम समझ लेते हैं कि डिसिप्लिन क्या है। कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना डिसिप्लिन माना जाता है। जैसे स्कूल्स में आप देखोगे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, स्टूडेंट्स का ड्रेस पहन के एक आना है, पर्टिकुलर ड्रेस होगी, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, कह रहा है कि डिसिप्लिन तभी होगा जब हर एक लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स होंगे। और तीसरा बताया गया है कि डिसिप्लिन में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स भी आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं फेयर होने चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और फिर आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, अगर कोई पेनल्टी लगाता है तो जुडिशियस होना चाहिए। जुडिशियस का मतलब है यहाँ पे कि जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि उसको आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी थी लेकिन अथॉरिटी नहीं दिया था, तो वो अपना 100 यूनिट्स कंप्लीट नहीं कर पाया था वो एम्प्लॉय। तो अगर हम उसको पेनल्टी देते तो क्या वो जुडिशियस होती? आंसर है नहीं, क्योंकि आपने जब उसको पावर ही नहीं दी, रॉ मटेरियल वो खरीद ही नहीं सकता था, तो वो काम कैसे पूरा करता? तो यही जुडिशियस होता है कि आप इस पर विचार करो और आपको लगता है तभी दो सजा। अब देखिए फेयोल ने क्या कहा इसमें डिसिप्लिन पे। फेयोल ने कहा कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। फेयोल ने कहा कि जो डिसिप्लिन है हर एक लेवल पे होना चाहिए, यानी कि खाली ये नहीं है कि जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल के लोग हैं वही इसको फॉलो करें, जो उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी फॉलो करने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर फॉलो करता है तो उसका जो सबऑर्डिनेट है, जो उसके अंडर में काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसको भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। The disciplinary rules should या shall not be applicable only to the subordinates, but discipline required good supervisors at every level, clear and fair agreements between the superior and judicious penalties। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, फेयोल ने ये कहा था इसमें कि दोनों टॉप लेवल भी, जैसे मान लो जो मैनेजर है वो और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, द एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ को बुला के और जो उसका जो टॉप लेवल है या जो सबसे हाईली पोस्ट पे पर्सन है, उसने उनसे बोला कि देखिए आपको मुझे ये काम आपको करके देना है और मैं चाहूँगा कि आप अपनी जी जान लगा के ये काम करें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मैं आपकी सबकी सैलरी या वेजेस बढ़ा दूंगा, ऐसा उसने बोला। अब यहाँ पे क्या होगा, डिसिप्लिन क्या आएगा कि अगर सभी एम्प्लॉय उस काम को मन लगा के करके और जो उसने टारगेट रखा था वो अचीव कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसिप्लिन्ड है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है
कि जो उसने प्रॉमिस किया था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसको उसे अचीव करना पड़ेगा, यानी कि उसे सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, वेजेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो उससे मना कर देता है तो हम बोलेंगे ये लैक कर रहा है डिसिप्लिन। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो वही चीज़ बोला है कि ऑन द अदर हैंड सुपरवाइजर्स या सुपीरियर्स मस्ट ऑल्सो मीट देयर कमिटमेंट्स। तो दोनों को अपने एक दूसरे के कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा, यही डिसिप्लिन की कहानी है। तो फेयोल ने सीधा सीधा बोला था कि टॉप लेवल अगर कोई प्रॉमिस करता है या कोई चीज़ बोलता है तो वो अब कमिटमेंट उसको फुलफिल करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो लोअर लेवल के एम्प्लॉई हैं या उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी उसके साथ रहें और उसकी बात को फुलफिल करें। तो दोनों को एक दूसरे का जो है डिसिप्लिन क्रिएट होगा और दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? क्या इस अगर इसको कोई फॉलो करेगा तो क्या होगा? एक तो सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिक वर्क होगा और एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा। ध्यान रखिए, इससे क्या होगा? एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इसे कोई फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? वही डिसऑर्डर आ जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, केओस होगा, भाग दौड़ मचेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को क्या करना है क्या नहीं करना। फिर नेक्स्ट आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। अगर आप देखो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वेस्टेज ज़्यादा होगा और अगर डिसिप्लिन होगा तो वेस्टेज कम होगा। तो ये दोनों चीज़ों में आप लिख सकते हो। अगर एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन है तो वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। फिर आ जाता है डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स। अगर रूल्स नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा तो वेस्टेज होगा और काम जो है डिले होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी काम को कंप्लीट करने में। अब ये हैं इसके कीवर्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे, आप देख सकते हो, इसको आप यूज़ करना खुद ही। इसमें देखिए फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो ना करना, बेसिकली जो हमने जितना भी पढ़ा है, पेनल्टी, ये सब वर्ड आते ही आप समझ जाइएगा। फेयर एग्रीमेंट वर्ड आते ही आप समझ जाइएगा कि ये आंसर किस में आएगा। ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल, ये है यूनिटी ऑफ कमांड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप देखो ये अगर नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से मैं इसको काफ़ी टॉप ऑर्डर में रखता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी फेयोल ने ही दिया था प्रिंसिपल। इसमें उनका ये कहना था कि जो कमांड, जो ऑर्डर आएगा वो टॉप लेवल से आना चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्डर अगर आता है तो हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। उसने ये बोला था वन वन इन्होंने फेयोल ने ये बोला था कि जो यूनिटी ऑफ कमांड में बोला था कि जो सबऑर्डिनेट्स होंगे ना उनका एक ही बॉस होगा, दो बॉस नहीं हो सकते। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, ओनली वन एंड वन बॉस बोलते हैं इसको, कि एक ही सिर्फ बॉस होगा, वहीं से ही आएगा, वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस ही विल बी कंफ्यूज एंड ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर्स, क्या उसे करना है समझ में नहीं आएगा और मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते होगे ऑर्डर्स हमेशा एक ही जगह से आते हैं और हर एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस होता है, दो तीन बॉस नहीं होते। और अगर गलती से ऐसा हो गया तो फिर वो केओस होगा और ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है अगर if employees producing departments, if the employee of production department is asked to go slow in the production to maintain quality standard by the production in charge, and sales in charge instructs the employee to fasten the production to meet the pending orders, in this situation employee would get confused। देखो इसमें ये बोला है कि अगर मान लीजिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ने बोल रखा है कि काम को आराम से करना है और गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए, लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है वो चाहता है कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, तो वो अगर वो ऑर्डर देता है एम्प्लॉयज़ को कि आप थोड़ा सेल्स को बढ़ा दो, तो ये हम कहेंगे कि ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि एक सबऑर्डिनेट के दो बॉस हो गए, फिर तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट का बॉस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बोल रहा है कि काम जल्दी करो, तो इसका मतलब तो दो बॉस हो गए। तो यही चीज़ इसने बताई है। ऐसे में सबऑर्डिनेट जो है वो कंफ्यूज होगा और उसको ये नहीं समझ में आएगा कि किसकी बात वो माने और किसकी बात नहीं माने। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है, ऐसा होने से काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? यहाँ पे अगर आप देखो इसको कोई अगर फॉलो करेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरी बात, ईगो क्लैश नहीं होगा। ईगो क्लैश कैसे होता है? जैसे मान लो अगर सबऑर्डिनेट जो है वो तो हमेशा प्रोडक्शन वाले की बात मानना चाहिए उसको। प्रोडक्शन वाले ने बोला है क्वालिटी बनाओ लेकिन काम आराम से करो, तो ऐसे में तो एम्प्लॉय काम आराम से करना चाहेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले की बात मानेगा ही नहीं।
तो ऐसे में क्या होगा, ईगो हर्ट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाले जो हेड होगा उसको ये लगेगा कि ये तो मेरी बात मानी नहीं जा रही है, तो आपस में दोनों भिड़ जाएंगे। कौन दोनों? एम्प्लॉय के साथ नहीं भिड़ेगा, वो अंदर ही अंदर वो चिढ़ना शुरू कर देगा प्रोडक्शन हेड से, और वो गलत होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और तीसरा आता है इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। इसमें क्या होगा, इफेक्टिवनेस जो है, अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो वो इफेक्टिव होगा और वर्किंग अच्छा करेगा। अब आ जाते हैं इसके वायलेशंस पे। अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ईगो क्लैश होगा, लिख सकते हो आप, इसमें लिखा नहीं, यहाँ लिखा हुआ देखो, ईगो क्लैश होगा। और फिर है सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप, जो सबॉर्डिनेट है उसको बचाव मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आपके एक सब्जेक्ट टीचर ने बोला कि ये होमवर्क में इतना करना है आपको, और दूसरे टीचर ने बोल दिया ठीक है ये काम आप छोड़ देना, मैं सर से बात कर लूँगा। तो ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, काम करके लाएंगे ही नहीं, उनकी तो लॉटरी खुल जाएगी। उनको ये लगेगा कि चलो हम तो बच गए, तो हमेशा वो किसकी बात मानेंगे? मैं 100% श्योर हूँ आप एज ए स्टूडेंट किसकी बात मानोगे? आप दूसरे वाले सब्जेक्ट टीचर की बात मानोगे, क्योंकि आप होमवर्क से बच जाओगे, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हर एक एम्प्लॉय के साथ भी यही होता है, एम्प्लॉय भी यही कोशिश करता है कि उसी की बात मानना शुरू करेगा जिसमें आसानी हो और उसके लिए आराम हो। तो वही चीज़, इसीलिए फेयोल का ये कहना था कि जो जो ऑर्डर है ना वो एक जगह से ही आना चाहिए और एक ही बॉस होना चाहिए, ये नहीं है कि अलग अलग बॉसेस नहीं होने चाहिए। और लास्ट है कि डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी बड़ा दिक्कत आएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये डिसिप्लिन को बनाए रखने में भी बड़ा मदद करता है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो डिसिप्लिन भी वायलेट होगा। तो ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है, आप देख सकते हो। इससे पहले एक बार हम ये डायग्राम आप जरूर यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, ये राइट है और ये रॉन्ग है, दिस वन इज़ राइट। आप देख सकते हो ऑर्डर एक ही पर्सन से आ रहा है हर जगह, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये किस किस को ऑर्डर कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डिसिप्लिन लैक करेगा और कोई भी वर्कर अगर इसको इसमें फ़ायदा हो रहा है तो इसकी बात मानेगा, इसकी भी बात मान सकता है, इसकी भी मान सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब हम टर्म्स देख सकते हैं, ऑर्डर्स। इसमें टर्म्स में ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, मोर देन वन बॉस, जब भी इस तरह का चीज़ आए तो आप समझ जाइए कि ये जो है यूनिटी ऑफ कमांड की बात चल रही है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो इसको लेके कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में, तो ये हम एक डिफरेंस के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक दो टर्म ऐसी हैं जो स्टूडेंट समझ जाए तो उसको समझ में आ जाएगा। है क्या ये? इसमें फेयोल ने ये कहा था कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इन्होंने ये बोला कि हर एक डिपार्टमेंट जो होगा उसका एक ही प्लान होगा। जैसे मान लो उन्होंने उनका ये कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप देखो इसमें देखो इन्होंने लिखा है कि efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction and in achievement of common goal. In this principle applied it leads to coordination. तो आपको मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखोगे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन कई तरह के काम कर रहा है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स से भी रिलेटेड है, मेडिसिन भी बना रहा है, कन्फेक्शनरी आइटम्स भी कर रहा है। तो ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट। तो हर एक प्रोडक्ट का आपको पता है अलग अलग मार्केट होगा और हर एक का अपना एनवायरनमेंट होगा काम करने का। तो ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट डिवीजन मस्ट पुट हिज एफर्ट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट प्लान। तो हर एक को अपना अचीव करना होता है। जैसे कॉस्मेटिक्स वाला जो डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि कॉस्मेटिक्स की कैसे बढ़ाए, सेल बढ़ाई जाए, कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पहुंचाया जाए। इसी तरह से जो मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट होगा वो अपने मेडिसिन के बारे में सोचेगा, उसका एनवायरनमेंट अलग होगा और कॉस्मेटिक्स का अलग होगा। तो मैं ये फेयोल का ये कहना था कि दोनों डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग हैं इनका एक हेड होना चाहिए। जैसे कॉस्मेटिक्स वाले का एक अपना हेड होना चाहिए, यानी कि एक जो मैनेजर होगा इसका अपना अलग मैनेजर होगा, इसी तरह से मेडिसिन वाले का अपना अलग मैनेजर होगा। और ये दोनों अलग अलग मैनेजरों को अपना अपना प्लान होना चाहिए, वन हेड वन प्लान। यानी कि जो हेड होगा कॉस्मेटिक्स का उसका प्लान अपना कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, और जो मेडिसिन वाले का होगा उसका अपना जो ऑब्जेक्टिव है या जो प्लान है वो मेडिसिन से रिलेटेड होना चाहिए।
तो यही इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था कि इससे ऐसा होने से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा और एक्टिविटी सिंक्रोनाइज होंगी प्रॉपर वे में। तो आप, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ना, ये वन हेड वन प्लान है। हर एक हेड अपने अपना, एक हेड का अपना प्लान होगा और वो अपने सिर्फ सबॉर्डिनेट से डील करेगा, दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। अब इसको फॉलो करने का क्या फ़ायदा होगा, एक देख सकते हो आप, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं अचीव करने में मदद मिलती है। और दूसरा है एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड। जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबके एफर्ट्स जो हैं यूनिफाइड हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। इसके वजह से कोऑर्डिनेशन आएगा, सीधा सीधा हम समझ सकते हैं। लेकिन इसको अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन लैक करेगा, आप देख सकते हो। और दूसरा है कि वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स आपके बेकार जाएंगे और गोल्स को अचीव करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम डिफरेंस समझते हैं जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सबसे पहले कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना, ये वन बॉस कह रहा है, इंसिस्ट ऑन वन बॉस एंड वन सबॉर्डिनेट। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें वन बॉस जो सबॉर्डिनेट है उसका एक बॉस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑफ वन यूनिट या वन डिवीजन वन प्लान। हर एक डिवीजन का एक प्लान होगा, यानी कि जो हेड होगा उसका उसका एक ही प्लान होगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान होगा। तो अगर सेल्स डिवीजन है तो सेल्स वाले का अलग से हेड होगा और उसका अलग प्लान होगा। प्रोडक्शन डिवीजन है तो प्रोडक्शन वाले का हेड अलग होगा और उसका अपना प्लान होगा। अच्छा, सेकंड देखते हैं। मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन। इसका होता है कि कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सके, इसका मेन ऑब्जेक्ट। और इसका क्या होता है कि इसका जो है, द पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मेन होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और इसका कंफ्यूजन अवॉइड करना। तीसरा आप देख सकते हो, प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉइज विद क्लैरिटी ऑफ माइंड। इसमें क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है, यानी कि उसको जो ये काम है, ये एक, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके बताऊं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में कि ये इंडिविजुअल के लिए है, एम्प्लॉय के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉय से मतलब रखा जाता है और यहाँ काम से मतलब जाता है, वर्क से मतलब रखा जाता है। तो यहाँ एक्टिविटी लिख सकते हो, इट डील्स विथ एक्टिविटी एंड दिस डील्स विथ इंडिविजुअल। तो यूनिटी ऑफ कमांड में इंडिविजुअल की बात कही गई है कि एक सबऑर्डिनेट होगा तो उसका हेड एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटी से रिलेटेड है। आपने बार बार देखा होगा कि वन हेड वन प्लान में किस तरह से ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, ये एक काम होता है। तो यहाँ एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और चौथा, दिस प्रिंसिपल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कंफ्यूजन एंड chaotic कंडीशंस। और ये कह रहा है कि प्रिंसिपल रिजल्ट इन, इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे जो है ये सिस्टमैटिक वर्किंग करने में मदद करता है। अब इसके आप कीवर्ड्स भी देख सकते हो, वही चीज़ें रिपीट होंगी। वन यूनिट वन प्लान आपको उन्हें पढ़ाई हमने। और फिर यहाँ पे एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन गोल, एक गोल की तरफ होना चाहिए। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का है, एक गोल की तरफ होना चाहिए। फिर ये है कि एक ही डायरेक्शन में यूनिफिकेशन, ये बार बार मैं बता रहा हूँ ना, एक्टिविटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और इसमें कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट लागू होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अचीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल। हालांकि 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम 6 तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा गया है कि आप देखोगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में, एक बार इसको हटा देते हैं। देखिए ये है, इसमें फेयोल ने ये कहा था कि कोई भी जो मैनेजर होगा उसको अपना फ़ायदा ना देख के उसे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखना चाहिए। यानी कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें उसका अपना फ़ायदा हो रहा है और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे चीज़ से उसको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, दूर भागना चाहिए। इसी तरह से अगर उसको कभी मैनेजर को लगता है कि उसके एम्प्लॉयज़ उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे कभी भी लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जो इंडिविजुअल है अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वर्कर्स का अपना बेटरमेंट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को उसके वजह से लॉस हो रहा है, तो ऐसे समय पे वो उल्टा जो है डिसीजन ले सकता है। और उसको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो, अपना खुद का फ़ायदा ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है फेयोल ने, उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉइज।
और एम्प्लॉयज़ के जो उसमें फ़ायदा है उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखना चाहिए। कह रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सेम ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बार देखोगे आप, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स आर इन द सेम डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसे रिकनसाइल करने की ड्यूटी बनती है और उसको वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने चाहिए। तो ये था इसमें मेन। अगर आप देखो इसमें, इसके हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बोला है कि जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर मस्ट, यहाँ देखिए, मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अपने पर्सनल इंटरेस्ट की जगह उसे ऑर्गेनाइजेशन का हित देखना चाहिए, फायदा देखना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइजेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर फॉर बेस्ट rather than giving order for his own relative by misusing his power। देखो इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैनेजर कोई रॉ मटेरियल की डिमांड करता है तो सप्लायर अपने अपने प्राइजेस टैग करके देते हैं कि ये काम को हम अचीव करने में इतना पैसा लगाएंगे। तो ऐसे में उसको जो सबसे सस्ता काम को करके दे रहा है और इफेक्टिव वे में करके दे रहा है, जो उसने डिमांड किया है, उसको पकड़ना चाहिए, ना कि उस सप्लायर को पकड़ना चाहिए जो महंगा दे रहा है और उसका रिलेटिव है। अब कई बार क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कोई डिमांड करता है तो उसका उसमें कोई सप्लायर रिलेटिव भी हो सकता है उसका बेटा हो, तो उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो उसका जो है सजेशन मान लेता है और उसको प्रोजेक्ट दे देता है। तो ऐसे में उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। एक तो ये है कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। और दूसरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ जो है ना वो भी सफ़र करेंगे लॉन्ग रन में, उनको नुकसान होगा एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कमा पाएगी। और लॉन्ग रन में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, वेजेस नहीं मिलेगी, उनको कंपनसेशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ें रिपीट होंगी। आप देख सकते हो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सेक्रीफाइसिंग आ गया, तो ये सब आपको कर लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आज के इस वीडियो की, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल, इसमें आप देखो क्वेश्चन ही आपको मैं दिखा रहा हूँ सीधा, ये है। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कह रहा है कि विजय जो है एक प्लांट सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम कर रहा है एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड सेल्स मैनेजर जो है वो इंसिस्ट कर रहा है वर्कर्स को कि आप बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, एंड द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क्ड द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम। लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने अपने वर्कर को बोला कि आप ऐसा मत करो और आप ओवर टाइम कर लो, जिससे कि मतलब वो ये सीधा सीधा कह रहा है कि आप काम को स्पीड को बढ़ाओ मत, आप ओवर टाइम कर लो और क्वालिटी को मेंटेन रखो। तो वेयर एज द फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर था जिसने काम को तेज़ी से करने के लिए बोला था, जो फाइनेंस मैनेजर जो पैसा देना है, क्योंकि ओवर टाइम होगा तो फाइनेंस मैनेजर को प्रॉब्लम होने वाली है, तो फाइनेंस मैनेजर जो है स्ट्रिक्टली है इसके लिए अगेंस्ट में है। वो कह रहा है ऐसा नहीं होने दूंगा। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के देख सकते हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो जो भी प्रिंसिपल आपको वायलेट होता हुआ दिख रहा है उसका नाम लिखना है और उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना है बहुत ही कम वर्ड्स में। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक ने तो बोल रखा है कि प्रोडक्शन जो है क्वालिटी प्रोड्यूस करो और अब बेशक आराम से काम करो, लेकिन सेल्स मैनेजर कह रहा है कि तेज़ी से काम करो। और उसी जगह जो फाइनेंस मैनेजर है वो कह रहा है कि नहीं नहीं इतना पैसा लग जाएगा तो ओवर टाइम मत करवाओ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, आई गेस आप समझ जाओगे। तो आपको लिखना है, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।